हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं और पुनः एक बार संसद से संबंधित या विधायिका से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्री एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट या मटेरियल को लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, हमारे संसद के संबंध में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। वास्तव में संसद भारत की विशाल जनप्रतिनिधि सभा है। पूरे भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर यहाँ भेजते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, और इनके जिम्मे शासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और शासन के जो कार्य होते हैं, खास करके विधायी कार्य, उनकी प्रकृति सामान्य होती है और तकनीकी होती है। तो तकनीकी प्रकृति के जो कार्य होते हैं, टेक्निकल जो वर्क होते हैं, उनको संसद अपने विभिन्न समितियों के माध्यम से संपादित करती है। तो हम लोग आज संसद की समिति व्यवस्था को देखेंगे, जहां बहुत सारे सवाल हमारे आते हैं। और आज का टॉपिक है संसद की समिति व्यवस्था, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। ध्यान रखें, संसद में जितनी भी समितियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अस्थायी समिति, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, और दूसरा तदर्थ समिति, जिसको अंग्रेजी में एडहॉक कमेटी कहते हैं, एडहॉक कमेटी। अस्थायी समिति उन्हें कहा जाता है जिनका गठन प्रति वर्ष किया जाता है और जो अस्थायी रूप से हर समय अपने कार्यों में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही समितियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और अस्थायी समिति वैसे तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की हैं, लेकिन जिनमें सबसे मुख्य समिति आर्थिक समितियां होती हैं, इकोनॉमिक कमिटीज होते हैं, फाइनेंशियल कमिटीज होते हैं, जहां पर हमारे बहुत सारे सवाल, या ऐसा कहें कि सवाल का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है समिति व्यवस्था में, वो आपको फाइनेंशियल कमेटी से ही होता है। और फाइनेंशियल कमेटी ये 3 हैं, जहां पर आप बराबर देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं तीनों में से रहते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों समिति के बारे में हम लोग देखते हैं, जिनमें सबसे पहली समिति है लोक लेखा समिति, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक अकाउंट कमेटी या शॉर्ट में PAC कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है यह, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में की गई थी, 1919 के अधिनियम के अनुसार। अर्थात इसकी स्थापना बिफोर इंडिपेंडेंस हुई थी। यह ब्रिटिश पीरियड से ही कंटिन्यू है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना 1919 के अधिनियम के अनुसार 1921 ईस्वी में की गई थी। इसकी कुल सदस्य संख्या 22 होती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। इसके बाद इसके सदस्यों का जो चुनाव है वह प्रतिवर्ष होता है, क्योंकि हमने आपको कह दिया है कि ये सभी तीनों स्टैंडिंग कमेटी हैं और ये अस्थायी हैं, और इनके सदस्यों का चुनाव या इनका गठन प्रतिवर्ष होता है। और इसके सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष संसद सदस्यों में से संसद सदस्यों द्वारा, अर्थात इसके सदस्यों का चुनाव पार्लियामेंट के मेंबर में से ही पार्लियामेंट के मेंबर द्वारा किए जाते हैं। और ध्यान रखें कि मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को इसमें मेंबरशिप नहीं दिया जाता है। अर्थात इसके मेंबर वही हो सकते हैं जो नॉन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्टर नहीं हैं। इसके बाद प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इनका गठन प्रतिवर्ष होता है, तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और समिति का जो अध्यक्ष होता है, तो यह एक भारत में संसदीय कार्य प्रणाली के अनुकूल समिति का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और समिति के सदस्यों में से ही की जाती है।
तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और अध्यक्ष के पद पर उन्हीं को नियुक्त किया जाता है जो समिति के सदस्य होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, एक परंपरा और एक अभिसमय या ऐसा कहिए एक ट्रेडिशन हमारे भारत में 1967 में डेवलप हुआ और यह व्यवस्था की गई कि विपक्षी सदस्य को ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। अर्थात लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह विपक्षी सदस्य के लोग होते हैं, सत्ता पक्ष के लोग नहीं। यह व्यवस्था या यह परंपरा 1967 से आरंभ हुई हमारे भारत में, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कहते हैं, क्योंकि यह सरकार के खर्च की जांच करता है। सरकार के खर्च की जांच के संदर्भ में यह अपना कार्य करता है और अगर इसका अध्यक्ष सरकार का ही व्यक्ति हो, सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति हो, तो हो सकता है कि इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए। तो 1967 से एक परंपरा, एक कॉन्वेंशन डेवलप किया गया है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा यह विपक्षी सदस्य होगा। और इस समिति की बड़ी पहचान है कि यह द्विसदनीय है, बाइकैमरल है, क्योंकि इसमें दोनों सदन के सदस्य होते हैं। अगर किसी समिति में दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे उस समिति को द्विसदनीय कहा जाएगा। और अगर लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों में से किसी एक ही सदन के सदस्य होंगे तो उसे एक सदनीय कहा जाएगा, यूनिकैमरल कहा जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोक लेखा समिति में जो 22 सदस्य होते हैं उनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ऑब्वियसली दिस वेरी कमिटी इज बाइकैमरल। यह द्विसदनीय समिति है, यह अस्थायी समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, क्योंकि प्रतिवर्ष गठन होता है। और यह आर्थिक समिति है, फाइनेंशियल कमेटी है, क्योंकि आर्थिक मामले पर विचार करती है। तो क्या आर्थिक मामले पर विचार करती है? तो आप देखिए इसका कार्य कि CAG के रिपोर्ट पर विचार करती है। तो आप समझ सकते हैं कि CAG क्या है। CAG भारत के संविधान में सार्वजनिक वित्त का सर्वोच्च अधिकारी है। अर्थात सरकार के जहाँ जहाँ भी खर्च होते हैं और उनका जो अकाउंट बनता है उन सभी की यह जांच करता है। अर्थात सरकारी धन के को जहाँ जहाँ भी खर्च किया जाता है उस सब की यह जांच करता है और जांच करके अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप देता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे संसद में रखवाता है और CAG के रिपोर्ट में पर विचार करने के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इसलिए इसको आर्थिक समिति कहते हैं, क्योंकि यह CAG द्वारा जो सरकार के खर्च के जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है उस रिपोर्ट पर यह विचार करता है इस दृष्टिकोण से कि सरकार का खर्च क्या कानूनी रूप से किया गया है, क्या नियम के अनुसार से किया गया है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया है। तो जो किया है CAG द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करता है, अर्थात सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की जांच वैधानिकता के दृष्टिकोण से करता है। इसलिए इसको आर्थिक समिति कहते हैं। और CAG को इस समिति का गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कहा जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति जो सरकार के व्यय की जांच कानूनी दृष्टिकोण से करता है उसमें CAG ही मदद करता है, क्योंकि CAG सभी खर्च का अकाउंट की जांच करके रिपोर्ट तैयार कर देता है और उसी रिपोर्ट को यह जांच करके यह देखता है कि सरकार के खर्च नियम के अनुकूल किए गए हैं या नहीं, कहीं अतिव्यय तो नहीं किया गया है, कहीं अपव्यय तो नहीं किया गया है। इसीलिए CAG को इस समिति का मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक कहा गया है, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। और इतने में आपके सभी सवाल बन जाएंगे। इसके बाद अगली समिति आप देखें
प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जॉन मथाई के अनुशंसा के आधार पर, ध्यान रखें जॉन मथाई इस काल में फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये 10वें फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, और इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर 1950 में इसकी स्थापना की गई। इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, 30, और केवल लोकसभा के होते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के होते हैं, और इसमें केवल 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों में से ही। अर्थात प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, और इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और यहाँ भी लोक लेखा समिति की तरह ही प्रावधान है कि मंत्री को इसकी सदस्यता नहीं दी जाती है। मंत्री ना तो लोक लेखा समिति के सदस्य हो सकते हैं और ना ही प्राक्कलन समिति के सदस्य हो सकते हैं। और इसके भी अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और समिति के सदस्यों में से ही की जाती है। और प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष से होता है, सरकारी पक्ष से। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक परंपरा हमारे भारत में विकसित है कि उसको विपक्षी सदस्य में से अध्यक्ष को चुना जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी सदस्यों में से चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। वेरी सॉरी, कहीं कहीं पढ़ाई के दौरान एक आध बार गलत शब्द का प्रयोग हो जाता है, इसलिए क्षमा करेंगे। ध्यान रखें, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा की जाती है और परंपरा के अनुसार इसके अध्यक्ष विपक्षी सदस्य होते हैं, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा के स्पीकर द्वारा ही की जाती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्ता पक्ष से आते हैं। इसके बाद यह एक सदनीय समिति है, यूनिकैमरल, क्योंकि अभी अभी हमने कहा अगर किसी समिति में दोनों सदन के सदस्य हैं तो वह द्विसदनीय होगा, और अगर एक ही सदन के सदस्य हैं तो एक सदनीय होगा। आप देख सकते हैं इसमें केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, अतः यह एक सदनीय समिति है। अस्थायी समितियाँ ही, स्टैंडिंग कमेटी है ही, क्योंकि इसका भी गठन प्रतिवर्ष होता है। और यह भी आर्थिक समिति है। क्यों? क्योंकि यह बजट के अनुदान की मांगों पर विचार करता है। आप जानते हैं कि बजट में सरकार के आय और व्यय का विवरण होता है कि आगामी वित्त वर्ष में कितना खर्च होगा और कितना इनकम होगा। तो जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, बन जाता है, तो बजट की एक प्रति इस समिति को भेज दी जाती है, और यह समिति इस बात की जांच करता है कि सरकार के खर्च को कैसे कम किया जा सके। जो डिफरेंट मंत्रालय या डिपार्टमेंट मांग करते हैं कि हमको इतना दीजिए खर्च करने के लिए, उसको कैसे कम किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि बजट के अनुदान की मांगों पर खर्च को कम करने के दृष्टि से विचार करता है, और चूंकि यह खर्च कैसे कम किया जाए इस पर विचार करता है, इसीलिए इसको संसद की मितव्ययिता समिति कहते हैं। संसद की मितव्ययिता, मित व्यय माने कम खर्च करना, क्योंकि यह खर्च को कैसे कम किया जाए इसी पर विचार करता है। और यह आर्थिक विचार है, इसलिए इसको आर्थिक समिति कहते हैं। और ध्यान रखें, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं कि किन्हें संसद की जुड़वा समिति कहते हैं। तो याद रखें, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को संसद की जुड़वा समिति कहते हैं। आप देख सकते हैं, जुड़वा उनको कहते हैं जिनमें का समानता हो। इन दोनों समिति में समानता दिखाई देती है। यह भी सरकार के खर्च की जांच करती है, यह भी सरकार के खर्च की जांच करती है। तो दोनों के कार्य एक जैसे हैं। अंतर यह है
कि यह खर्च से पहले, अर्थात जब बजट बनता है तो खर्च से पहले ही जांच कर लेती है, और यह जब खर्च हो जाता है और उसका रिपोर्ट सीएजी दे देता है तो उसकी जांच करती है। तो दोनों को जुड़वा कहने का सेंस ये है कि दोनों के कार्यों में साम्यता है, दोनों ही सरकार के खर्च की जांच करती है। अंतर यह है कि यह सरकार के खर्च की जांच खर्चा होने के पहले कर लेती है और यह खर्चा होने के बाद करती है। और अब एक और आर्थिक समिति है लोक उपक्रम। लोक उपक्रम का मतलब होता है सरकार के अधीन कार्य करने वाले उपक्रम, जैसे कंपनी, निगम, ये सब सरकार, उद्योग जैसे रेलवे सरकार का उद्यम है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये सरकार का निगम है। तो सरकार का अधीन जो कंपनी है, जो निगम है, जो उद्यम है, उद्योग हैं, उन सभी को कहते हैं लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम समिति, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा के आधार पर। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी जॉन माथाई की अनुशंसा के आधार पर। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी 1919 के अधिनियम के अनुसार, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी कृष्ण मेनन समिति की अनुशंसा के आधार पर। और इसमें आरंभ में 15 सदस्य होते थे शुरू में, लेकिन बाद में इसमें सदस्य संख्या 22 हो गई और इसमें बिल्कुल लोक लेखा समिति के ही तरह 22 सदस्य होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ठीक इसी तरह से इनमें कुल सदस्य 22 हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह। और इसके सदस्यों का चुनाव भी संसद के सदस्यों द्वारा, संसद के सदस्यों में से ही किया जाता है। यहाँ समानता है आपको लोक लेखा समिति से। और इसमें भी अब आप समझ सकते हैं कि तीनों समिति में यह प्रावधान कॉमन है ना, कि किसी भी मंत्री को इन तीनों समिति में से किसी में सदस्यता नहीं दी जा सकती है। और समानता यह भी है कि तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा ही की जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा विपक्षी सदस्यों में से किया जाता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा सत्ता पक्ष में से किया जाता है, सरकार के पक्ष में से। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से ही की जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह द्विसदनीय बाइकैमरल है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। यह अस्थायी समिति है क्योंकि इसका गठन प्रतिवर्ष होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष ही होता है। बिल्कुल तीनों में यह कॉमन है, तीनों के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और यह द्विसदनीय है क्योंकि दोनों सदन के सदस्य हैं, अस्थायी है क्योंकि प्रतिवर्ष गठन होता है, और आर्थिक है क्योंकि सरकार की जो कंपनी है, जो निगम है, जो उद्यम है, जिनको सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कहते हैं, या शॉर्ट में PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार करता है। उनके आर्थिक स्थिति पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कुछ CAG द्वारा और कुछ अन्य द्वारा, तो उस पर यह विचार करता है। साथ साथ इस बात पर भी विचार करता है कि सरकार की जो कंपनियां हैं उनको किस हद तक ऑटोनॉमी यानी छूट प्रदान किया जाए, ताकि वो खुल करके बिना सरकार के दबाव में या बिना नियम कानून के दाव पेच के अनुसार काम कर सकें। इसीलिए इसको आर्थिक समिति कहते हैं, क्योंकि यह सरकार के उपक्रमों के आर्थिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करती है।
तो इस तरह संसद की समिति व्यवस्था में आप हर बार के प्रश्न को उलट के देख लें, इन तीनों समिति में से ही मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं और संसद जो टॉपिक हमारा चल रहा था यहाँ समाप्त होता है। और जैसे कि मैंने आपको कमिट किया है कि मैं 4 टॉपिक को प्रमुखता से पढ़ा दूंगा, जिनमें तीसरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट कंप्लीट हुआ, फिर प्रेसिडेंट कंप्लीट हुआ, आज विधायिका यानी केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका हमारा कंप्लीट हो गया। और अब एक टॉपिक संविधान में मैं आपको पढ़ाऊंगा, न्यायपालिका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और देखेंगे इसको गौर से अगर आप पढ़ेंगे और ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिंपली क्लियर होंगे और सवाल आसानी से बनेंगे। तो फिर अगली टॉपिक को लेकर आगे उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।